तो मोबाइल में एक तो मोबाइल छोटा है, ऊपर से उसमें दिखता भी नहीं है. So that is why hardly 40 to 45 pages if you take, then things become much easier. तो ज़्यादातर लड़के ये काम नहीं किए, क्या कर सकते हैं. सो फिर से मैं सिलेबस पे जाता हूँ, और इस सिलेबस में देखो आई एम इन यूनिट 2, राइट. तो इस यूनिट 2 में जो बेसिक डेरिवेशन है, कॉन्सेप्चुअल, ये है डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल लॉ. ये आपके जो लास्ट क्लासेस में हम लोग करवा चुके हैं. दूसरा आइडिया आएगा मीन फ्री पाथ की, ठीक है. तो मीन फ्री पाथ को आज हम डिराइव करेंगे. जब ये हो जाएगा, इसके बाद का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, जिसमें विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन है. तो ये तीनों जो है दैट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन फ्री पाथ. ये जो दो डेरिवेशन करवाएंगे, जिसमें से एक हो चुका है, दूसरा जी करवाएंगे, इसका एप्लीकेशन उसमें होगा. सो आप लोग अगर ये दो डेरिवेशन को ठीक से कर लिए तो थिंग्स आर मच इजी, एंड दैट विल बी द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज अगर आप लोग एमएससी करना चाहते हो तो जो जैम होता है, आईआईटी जैम, उसमें यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा. सेकंड, अगर कोई आईएस वाईएस में फिजिक्स लेना चाहे तो उसमें भी ये पोर्शन रहता है. काइनेटिक थ्योरी इज अ पिलर, क्योंकि ये एडवांस सब्जेक्ट नहीं है. एमएससी में कोई भी इसको नहीं पढ़ता है. एमएससी में आप स्टैटमैक पढ़ोगे. तो जहाँ भी ग्रेजुएशन बेस एग्जाम्स होंगे, लाइक जैम हो गया, फिर जेस्ट होती है, फिर आपके जो फिजिक्स बेस आईएएस जो होगा मेन पेपर, तो उसमें ये वाली पोर्शन रहती है, थर्मल फिजिक्स, ठीक है. और इसमें से ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे. हाँ, तो इस भूमिका के साथ वापस आ जाओ. अभी तक सब एडमिट हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि प्लीज टेक का प्रिंट आउट ऑफ दिस बुक, बिकॉज दिस बुक इज वेरी गुड एंड आई एम फॉलोइंग इट टुडे. तो सर आप पीडीएफ दोगे इसका? पीडीएफ सबके पास है, मैं नहीं दूंगा, मैं कई बार बता चुका हूँ. ओके, आई कैन नॉट गिव इट. तुम लोग जुगाड़ कर लो, और बहुत लोगों के पास है पीडीएफ, ठीक है. और अगर कभी क्लास होता है जिसका चांसेस आई डोंट नो, देन आई कैन गिव इट, बट आई कैन नॉट शेयर इट बाय ईमेल और व्हाट्सएप. फाइन. तो आज हम लोग जो दूसरा पोर्शन है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का ही, मीन फ्री पाथ में जाएंगे. अच्छा, बिफोर आई गो, ये बात बताओ कि चैप्टर 5 का किसी ने ट्राई किए थे उस चीज को फिर से घर में एक बार, जस्ट टू गो थ्रू और टू अंडरस्टैंड इट, कि क्या कैसे हो रहा है मीन फ्री पाथ. कोई भी पढ़ने का कोशिश किया था? ऑफ कोर्स दिस वैलिड्स टू देम दोस हु हैव प्रिंट आउट और पीडीएफ. तुम लोगों में से कोई ट्राई किए थे इसको पढ़ने का फिर से, जो डेरिवेशन पता ही ना चला. हाँ, ट्राई किया था सर. फिर क्या हुआ उसके बाद, आगे का सिलसिला क्या हुआ? समझ में आ गई? नहीं आया? कुछ नहीं आया? पता नहीं चले. हाँ, अच्छा, उतना थोड़ा पता नहीं. लेंथी लगता है सर, वो लैंग्वेज थोड़ा लेंथी लगता है. लैंग्वेज थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये है कि पहले ये बताओ, तुम क्लास 12 में हिंदी में पढ़े थे कि अंग्रेजी में? इंग्लिश हिंदी में. में. कुछ लोग हिंदी भी है, नो, कुछ लोग हिंदी है, कुछ गुजराती है, कुछ इंग्लिश है. तो ये इसका इंग्लिश तो बहुत इजी है यार. ऑक्सफोर्ड, मैंने अंग्रेज जब अंग्रेजी लिखता है वो काफ़ी इजी होता है, तो इंग्लिश में तो अटकना नहीं चाहिए. सो व्हाट कैन आई डू इफ, अच्छा एक बात, मेरे पास टाइम कितना है यार, मार डालोगे मुझे. आई कैन डू इट रेडी फास्ट गो थ्रू, बिकॉज अगर इसको नहीं समझे आगे जाने का कोई मतलब नहीं है. फिर से हाथ उठाओ किसको रिवीजन करना है, जस्ट कितनों को रिवीजन करना है, सो दैट आई जस्ट गो थ्रू इट फास्ट. आउट ऑफ 95 इफ आई गेट इवन 30 देन आई विल डू इट. वाह, ये तो भयंकर हालात. 90 में 90 हाथ उठा दिया. समझ गए. जिसका मतलब है रिवीजन में जाना पड़ेगा. चलो भाई, तो आप लोग जो है फिर से चैप्टर 5 ओपन कर लीजिए. मैं भी चैप्टर 5 में चलता हूँ, बिकॉज नाउ मेनी पीपल हैव द बुक्स, सो मेरे लिए आसान है, ठीक है. चैप्टर 5 मैंने, जिसके पास किताब है प्रिंट आउट, वो बड़ी आसानी से चैप्टर 5 में, पेज नंबर कितना है यार, 46 में चला जाएगा. और जिसके पास है नहीं, अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल में ही फोकस रहो. हाँ, किसी को कुछ बोलना है?
है, नहीं बोलना है, कोई बात नहीं। सो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे होगी? पहली बात तो ये है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो हम उस स्टैटिस्टिक्स के तरफ जा रहे हैं। बेसिकली वी हैव थ्री स्टैटिस्टिक्स, वन इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, सेकंड इज फर्मी डिरैक, देन वी कम बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन माने जेसी बोस वाली, ठीक है। तो फर्मी डिरैक एंड बोस आइंस्टाइन बाद में होगा। स्टार्टिंग में ये क्लासिकल जो स्टैटिस्टिक्स था वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो ये बोल्ट्जमैन की एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। वो लॉ किस में है? चैप्टर 4 में दिया हुआ है। वो ये बताता है कि कोई भी क्लासिकल सिस्टम, दैट मीन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वांटम फिनोमेना, तो किसी भी क्लासिकल सिस्टम में अगर एनर्जी E है और टेम्परेचर T है, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ओके लेट मी गो फॉर द लैंग्वेज, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस E बाई के बीटा टी। माने मान लो ओके क्योंकि ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स दिया नहीं है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज स्टैटिस्टिकल। तो इस स्टैटिस्टिक्स को स्किप करके हमको सिर्फ मैक्सवेल के जो लास्ट फॉर्म है उसमें जाना है। कैन वी डू दैट? या ये जो स्टेटमेंट है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट का थोड़ा हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि पहला स्टेटमेंट ये है, कैनोनिकल एंसेम्बल। डोंट आस्क मी व्हाट इट इज। एंसेम्बल इज ये एक स्टैटिस्टिकल एवरेज है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये मान सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास बहुत बड़ा एक सिस्टम है, ठीक है, और उसकी एक स्टैटिस्टिकल एवरेज तुमको करना है। तो हम लोग तरह तरह के एंसेम्बल बनाते हैं, ठीक है। फिर उस एंसेम्बल मतलब रेप्लिका, एक टाइप ऑफ ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 टाइप का एंसेम्बल होता है, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल। तो इसमें से जेनरिकली जैसे कैनोनिकल एंसेम्बल की जो यहाँ पे डेफिनेशन, इसको एक्चुअली समझाना पड़ेगा, एक वर्ड में होगा नहीं, बट फॉर वन लाइन स्टेटमेंट इट is a idealized collection of systems, each of which can exchange its energy with a large reservoir of heat. It simply means कि मान लो फॉर एग्जांपल यही वाली केस है कि हमारे पास एक आइडियल गैस है, तो हम उसकी कई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को निकालना चाहते हैं। सो दैट इज अ सिस्टम, ठीक है। तो इस आइडियल गैस कि इक्विवेलेंट कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स का मतलब होता है कि मान लो इस आइडियल गैस में हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स का कोई एक प्रेफर्ड डायरेक्शन हो, तो फिर बट दैट इज अ प्रेफर्ड, बट यू हैव ऑल मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सिस्टम में हम क्या करेंगे कि ऑल दोस पॉसिबिलिटीज को लेंगे और हर एक को मिला के एक एक सिस्टम बनाएंगे। तो ये जो कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स है इसको एंसेम्बल कहते हैं। और इस एंसेम्बल में कुछ एंसेम्बल क्या करते हैं, पार्टिकल एक्सचेंज कर सकता है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। तो बेसिक कैनोनिकल एंसेम्बल जो होती है उसमें आपके एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है। I will take up the ensembles after finishing the course because this is a statistical mechanics concept and it's not in your syllabus, but मैं इसको बाद में करूँगा। तो अभी जस्ट हमको जो चाहिए वो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि एक कैनोनिकल एंसेम्बल, फॉर टाइम बीइंग यू कंसीडर दैट दिस इज अ असेंबली ऑफ सिस्टम्स जो कि आपस में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। इसमें प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर सिस्टम हैज अ एनर्जी एप्सिलॉन ई इज एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, वेयर बीटा इज 1/k-βt, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम बोल्ट्जमैन को फॉलो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है उसकी एनर्जी एंड टेम्परेचर। कैसे? e⁻⁻⁰ ठीक है। तो यहां से t भी एंट्री करता है, e भी एंट्री करता है, ठीक है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? एप्लीकेशन मान लो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मान लेता हूं एक मॉलिक्यूलर सिस्टम है। तो वो सिस्टम क्या कर सकता है कि फॉर एग्जांपल एनर्जी ले सकता है 2, 5, 7, 10 मिलियन ईवी में, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मान लो सम थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल एनर्जीज है। तो फिर हम बोलेंगे कि उस सिस्टम की
मान लो एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि एनर्जी मान लो 10 MeV कैसे लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एनर्जी 10 बाई के बीटा टी। मान लो टी है 100। अब ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट सम कैसे होगा, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। सो यहाँ पे बोल्ट्जमैन फैक्टर बस इतना ही कहता है कि अगर हमें एक एनर्जी चाहिए E एंड हमें उसकी टेम्परेचर T पता है, देन वी नो दैट a factor, Boltzmann factor we know, but remember this is a proportionality, it is not equal. That means जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा उसमें क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी होगी, फिर अगर ये प्रोबेबिलिटी किसी और के साथ प्रोपोर्शनल है देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद दैट, देन वी हैव टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तब जाके इक्वल बनता है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दिस, रिमेंबर इट इज नॉट इक्वल, इट इज जस्ट अ प्रोपोर्शनल and this probability can be proportional to some other factor also. Then हम लोग जो क्लास 10 की मैथ से जानते हैं कि एक कोई मैथमेटिकल एंटिटी अगर इसके A is proportional to B, A is proportional to C, A is proportional to D, then A is proportional to B into C into D, then A is equal to some constant into B into C into D. ये मैथ हमको पता है क्लास 10 से। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोपोर्शनलिटी की बात कही गई है कि अगर हमारी एनर्जी E होती है at a temperature T, then the probability that the system is in that state in which I have energy is given by is proportional to e to the power minus k beta t. समझ में आया? This is only one factor it is giving. It is not total probability, neither is the equal. ठीक है, it's just one factor. इसके बाद हम लोग अगर पिछले क्लास से थोड़ा सा भी आपको याद आ रहा तो हम लोग देखे थे कि क्योंकि हमारे पास बोल्ट्जमैन एक पैरामीटर दे दिया एप्सिलॉन, देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट द एनर्जी, राइट। सिस्टम की एनर्जी हमको चाहिए होगा, कैसे करेंगे, वो करेंगे हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर दिस इज अ आइडियल गैस, सो वी डोंट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी, एनी इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सब छोड़ रहे हैं, जस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन दिया हुआ है तो उस एप्सिलॉन को हम निकालेंगे, राइट। फिर हम टोटल प्रोबेबिलिटी से गुना करेंगे, फिर हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यही काम हम लास्ट क्लास में भी किए थे। सो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से आगे निकल के जिसके पास प्रिंट आउट है ही विल गो टू 46, अदरवाइज यू फॉलो माय स्लाइड बुक, ठीक है। फिर हम आ गए थे लास्ट क्लासेस में, you know the approximations. Again I am telling that the system do not have any internal degree of freedom, neither any potential energy. That is why the kinetic energy is the total energy, and we are representing the kinetic energy in a Cartesian system. So total energy is half mv², that is the sum of half mvx² plus half mvy² plus half mvz², okay, that is 5.1. Then what we have done, section 5.1, remember this section tells about the velocity distribution in a particular direction, not the total speed, that means a component distribution. That is why we have written it gx. टोटल के लिए f of vx लिखे थे, यहाँ पे लिखे हैं g of vx, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि we define velocity distribution as fraction of molecules with velocity say between vx to vx plus dvx, right। इसका मतलब क्या है, पहली बात आपको जो vx जो वेरिएबल है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। व्हाट इट मींस इट कैन टेक एनी वैल्यू। एक मॉलिक्यूल्स था उसके vx कंपोनेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मींस आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, ये इस दिशा में भी जा सकता है, इस दिशा में भी जा सकता है, विथ एनी वैल्यू, राइट। दैट इज द स्टार्टिंग। अब उस वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट था, vx, vy, vz। हम एक किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को पिकअप किए तो उस कंपोनेंट का भी क्या क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल वैल्यूज है, एनी वैल्यू, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल, राइट। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ये होता है, ये स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब हो सकता है द रैंडम वेरिएबल कैन पिक अप डिस्क्रीट वैल्यूज, यहाँ पे ऐसा है नहीं, it can pick up any value. So हमको as a demand by statistics, instead of
telling that I pick up a particular value, I have to say I pick up a range. तो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जब हम बोलेंगे तब हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हम क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है हम एक रेंज की बात करेंगे। तो यहाँ पे रेंज क्या है? रेंज है vx to vx plus dvx। बोलो भाई बोलो, सबको समझ में आई? हाँ कि ना? Yes, sir. समझ में आ गया? So we are talking about a range, not a particular value, because the random variable, यहाँ पे थोड़ा statistics को भी पढ़ लेना, what is a random variable? Random variable can pick up any value, and whenever we want to study its probability, so we use the concept of random variable. ठीक है, तो यहाँ पे random variable continuous है, that is why you have to pick up a range instead of a discrete value. ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिमेंबर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मान लो एक जो कंटेनर था उसमें सम n और 2n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, उनमें से कुछ ही मॉलिक्यूल की जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी vx to vx plus dvx के अंदर, वो फ्रैक्शन हमको चाहिए। समझ में आया? तो टोटल फ्रैक्शन क्या होगा? दैट हैज टू बी 1, माने फ्रॉम मान लो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, टोटल फ्रैक्शन हैज टू बी 1। तो हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू के फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? आई विल राइट इट एज जी वी एक्स, जी ब्रैकेट के अंडर वी एक्स मतलब जी जो है, जी का वैल्यू वी एक्स पे डिपेंडेंट है, राइट, मल्टीप्लाइड बाई डी वी एक्स। समझ में आया? सो वी आर राइटिंग दैट फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन बाई Vx into dx, that means by this one, right? इसमें से जो ब्रैकेट का मतलब you know function of x means that function depends upon x. So यहाँ पे g actually depend upon the value of vx. Okay? समझ में आया? तो फिर अब हम चले गए 5.2 में। 5.2 क्या बोलता है? That is simply Boltzmann's factor. वो क्या बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमारी एनर्जी क्या है? हाफ m vx स्क्वायर, ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देन बोल्ट्जमैन फैक्टर से हमको पता है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट माय सिस्टम विल हैव द वेलोसिटी vx कंपोनेंट इज बिटवीन vx to vx plus dvx is proportional to what? e to the power minus एनर्जी बाई k बीटा t, और एनर्जी क्या था? हाफ m vx स्क्वायर। तो वहां से इक्वेशन 5.2 आया। बोलो ये समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Because I am repeating it. Yes, sir. ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये रिपीट क्लास है। सो वहां से हमको 5.2 आ गया। अब हमको पता है टोटल मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन हैज टू बी 1 इफ आई स्वीप द वेलोसिटी फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सो टोटल मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन हैज टू बी 1। ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, आई एम सॉरी जिसके पास अभी तक प्रिंट नहीं लिया, ही विल हैव प्रॉब्लम बिकॉज आपके मोबाइल का स्क्रीन काफ़ी छोटा है। सो हम इस चीज़ को समझते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज टोटल मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, यू अंडरस्टैंड राइट? अगर हम बोल रहे हैं कि माइनस वी एक्स तो वी एक्स के बीच कोई भी वैल्यू होगा तो दैट हैज़ टू बी 1 बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन एड्स अप टू 1, राइट? तो यही चीज़ राइट हैंड साइड पे भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, किसका? इक्वेशन 5.2 का, है कि नहीं? तो फिर यहाँ से हमको क्या करना था? इक्वालिटी में कन्वर्ट करना था, सम इक्वालिटी कांस्टेंट। उस इक्वालिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमको मिल गई। कहाँ से? इक्वेशन 5.3 से। ये आई होप आप लोग सब समझ पाए थे। ओके, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड ये जो इंटीग्रल था ये मैंने पहले ही बताया था, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है गामा फंक्शन की। And where is the integral? Here it was the integral. So it was a standard integral of gamma function. तो इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, but if you want you can derive it. वो इंटीग्रल यहाँ पे दिया हुआ था। So we compared it with equation C3. ये आपके जिसके पास प्रिंट आउट है वो कौन सा पेज 438, 437, I think you have not taken it. कोई बात नहीं, ये मैथमेटिकल सेक्शन है, किताब के लास्ट में दिया हुआ है। वहाँ पे C3 को हम लोग यूज़ किए थे और उसको यूज़ करके वी डिराइव्ड इक्वेशन 5.3। ठीक है,
and from there we got the equality constant and we got the equation 5.4. Fine. Then what we have done, this is only for Vx component, similar will be the case with Vy and Vz. So तीनों को मल्टीप्लाई करने से इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमको निकल गई थी, ठीक है। तो वहीं से हमको इक्वेशन 5.8 समझ में आया था। फाइन, समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन से हमें मतलब नहीं है, दैट इज अ मैथमेटिकल टास्क दैट वी हैव डन। नाउ हम कहां पे जाएंगे? हम जाएंगे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में, बिकॉज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, हमको स्पीड से मतलब है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। फाइन। इसके बाद हम लोग क्या किए थे? इफ यू रिमेंबर, फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट स्पेस वी इमेजिन्ड अ वेलोसिटी स्पेस, राइट? कैसा? वेलोसिटी स्पेस में कोई भी एक पॉइंट मान लो है, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट जो है, पहला कोऑर्डिनेट दिखाता है Vx को, दूसरा कोऑर्डिनेट दिखाता है Vy को, तीसरा दिखाता है Vz को। रिमेंबर? सो वी ड्रॉ इक्वेशन 5.3। मेरे पास कितना टाइम है? इक्वेशन 5.3, राइट? ये जो स्फीयर बनाए थे, इस स्फीयर का मतलब क्या है सबको पता है। समझ में आया था? नहीं? हेलो, नहीं तो ना बोल रहे भाई। इफ यू डोंट इंटरेक्ट आई कांट अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया? गुड। देखो भाई, एक सर्कल का क्या इक्वेशन था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, राइट? तो अगर ये था तो हम किस किस पॉइंट को सर्कल पे लाई करते हैं, कहते हैं, means which points lies on the circle? How we define it? We define it if it's x component square plus y component square is equal to r square. That means if x square plus y square becomes r square, then we say that any point which satisfied this equation lies on that circle. हम लोग सर्कल को ऐसे डिफाइन किए थे, रिमेंबर? यस सर। सिमिलरली स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट स्पेस में किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है, अगर ऐसा है, तो उसकी एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट्स के स्क्वायर इफ इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तब हम कहते हैं वो पार्टिकल उस स्फीयर के सरफेस पे बैठा हुआ है। ओके? यस सर। तो ये था पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस। हाँ बताओ। अच्छा, कुछ नहीं। तो आगे हम क्या गए? पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस से हम एक वेलोसिटी स्पेस को कल्पना कर किए। तो वेलोसिटी स्पेस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इट इज Vx। दैट मींस कोई भी मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है उसका जो एक्स कंपोनेंट है Vx, उसकी वैल्यू को हम अलोंग एक्स एक्सिस में डालेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है? सिमिलरली द वाई एक्सिस, सिमिलरली द जेड एक्सिस। तो ऐसा करके जो स्पेस हम बनाए, नेचुरली इट इज नॉट पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस, इट इज वेलोसिटी स्पेस, ठीक है? फाइन, हो गई। अब हम ये कह रहे हैं, ये वेलोसिटी स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो वेलोसिटी स्पेस में कोई भी पॉइंट अगर बैठा है, फॉर एग्जांपल उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट वेलोसिटी स्पेस में अगर मान लो 2, 3 एंड 5 है, इसका मतलब है वो जो पार्टिकल को कोरेस्पॉन्ड करता है वो पॉइंट, उसकी x component of velocity is 2, y component of velocity is 3, z component of velocity is 5। समझ में आया? मान लो ये जो स्पेस है वेलोसिटी स्पेस, जहां पे x एक्सिस इज vx, y एक्सिस इज vy, z एक्सिस इज vz, उस स्पेस में कोई एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5, देन इट मींस कि वो कोऑर्डिनेट पॉइंट जिस मॉलिक्यूल को कोरिस्पॉन्ड करता है, जिस या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस सारे मॉलिक्यूल्स की Vx कंपोनेंट है 2, Vy कंपोनेंट है 3, Vz कंपोनेंट है 5। ओके? यस सर। गुड। अगर ये समझ में आया तब हम बोल रहे हैं कि इस स्पेस में
कौन कौन से मॉलिक्यूल इस स्पेस के, मान लो एक r है, माने स्पीड क्या होता है, vx² प्लस vy² प्लस vz²। तो अगर मैं बोल देता हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऐसा जा रहा है, उसकी कुछ एक स्पीड है, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, एक मॉलिक्यूल ऐसा जा रहा, वेलोसिटी डिफरेंट, स्पीड इज सेम। तो इसका मतलब है इस सारे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड सेम है, मान लेता हूं 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Velocity can be this direction, can be this direction, can be this direction. Even two molecules, one is going up, one is going down. They have opposite velocity but same speed. ये तो आप पता है, ये हो सकता है। तो अब हम कह रहे हैं कि can we represent all the molecules which is running with same speed, not velocity, in this velocity space? Yes. So how they are represented? They all will lie on a sphere which has a radius r. ठीक है, ये समझ में आ रहा? क्यों? Because कोई भी मॉलिक्यूल की अगर स्पीड होगी क्या, मान लेता हूं 100 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी कुछ ना कुछ 100 मीटर पर सेकेंड आप मान लो कोई भी कॉम्बिनेशन से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो Vx है, मान लो कैसे बनाओगे, 25 25 25 25 25 मान लो सम 50, तो मान लो x कंपोनेंट है 5, y कंपोनेंट है 5, z कंपोनेंट है √50, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक स्फीयर के सरफेस में बैठेगा जिसकी रेडियस है 100 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा? हाँ ना, रेडियस हो गया 100 मीटर पर सेकंड। हाँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं, ये जो एक सिलेंडर था जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, अब हम ये चाह रहे हैं आउट ऑफ देम आई वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड है सम पर्टिकुलर नंबर, मान लो 100, ओके। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो दे विल लाई on a sphere whose radius is 100 meter in a your velocity space. ये स्टेटमेंट समझ में आया? Because vx² plus vy² plus vz² will be 100. That means there is a equation of a sphere. So all the particles which satisfy this equation will lie on the surface of a sphere. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, वेरिएबल इज नॉट रैंडम, डिस्क्रीट इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमको स्पेयर नहीं चाहिए, हमको सेल चाहिए। दैट मीन्स आई विल से आई डोंट वांट अ पर्टिकुलर वैल्यू बिकॉज इज अ continuous variable. I want a range. Which range? Velocity between v to v plus dv. Speed. Speed is between v to v plus dv. तो अब हम कह रहे हैं कि हमें ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए such that I can represent all the molecules, those are having speed between v to v plus dv. That means मान लेता हूं कि मैं कह रहा हूं कि मान लो हमें सारे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना है जिसकी स्पीड है 100 से 100.5, 100 मीटर टू 100.5 मीटर या 100 से 101 मीटर। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? यू नो इट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेल। माने अ सेल व्हिच इज बिटवीन v एंड v प्लस dv। तो एक तो स्फीयर का सरफेस था, एक था सरफेस के ऊपर एक थिकनेस dv, ठीक है। यहाँ पे dv है मान लो 1 एंड v है 100। तो 100 से 101 ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है जिसकी स्पीड है 100 टू 101, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेलोसिटी स्पेस में? दे लाइज विद इन द सेल ऑफ द स्फीयर। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. बस 3 बंदे बाकी, ये नहीं समझोगे आगे कैसे? Yes, sir. समझ में आया ना? So all the molecules Yes, sir. who have the velocity between v and dv can be represented by within this cell file. अब हमें पता है सेल का वॉल्यूम क्या होता है,
4 पाई r square dr, ठीक है. So either you do differential or you do geometry. Area into thickness is volume. Okay, fine. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, फिर sir. हम कह रहे हैं कि similar to g of v, I write f of v dv to be the fraction which represents the number of molecules having speed between v and dv. Okay. माने f of v dv से हम उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी स्पीड v से v प्लस dv के अंदर है. तो वो किसका प्रोपोर्शनल होगा? वो इस सेल के वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल होगा. दूसरा किससे प्रोपोर्शनल होगा? बोल्ट्जमैन फैक्टर से. ठीक है, बोल हाँ या ना. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो बोल्ट्जमैन फैक्टर हमको क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू e to the power energy by k beta t. But remember, it only says it is proportional to one factor. It does not claim that it is equal to this number. Neither it says that it is the only factor. Fine. और हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का बेसिक फंडा क्या है? a proportional to b, a proportional to c, or anything, then a is proportional to b into c into blah blah blah. तो यहाँ पे हमारी एक प्रोपोर्शनलिटी मिल गई 4 पाई v स्क्वायर dv के साथ. दूसरी प्रोपोर्शनलिटी बोल्ट्जमैन फैक्टर है, एनर्जी बाई k बीटा t. ठीक है, तो बोलो भाई बोलो, टोटल प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी? 5.10 बनती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड. Yes, sir. तो फंक्शन ऑफ v dv इक्वल टू v स्क्वायर dv इनटू बोल्ट्जमैन फैक्टर. ये कहां से आया? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो फिर हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? बिकॉज वी नो दैट टोटल फ्रैक्शन इज 1. तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे, 1 आएगा. दैट विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस सम. ठीक है, वहां से हम फिर से वही काम दोबारा करेंगे. एंड रिमेंबर नाउ द इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 to infinite because speed is a number, positive number. It cannot be negative. Unlike the previous case where vx represents the velocity component that can be in this direction or this direction, यहाँ पे हम specific that it's a speed, so it has to be a positive number. ठीक है, so यहाँ पे integrate करना है 0 to infinite, not from minus infinite to infinite. Fine. So similarly we can get 5.11. कर पाओगे? 5.11 is nothing but x square e to the power x alpha x square. That means ये इक्वेशन है 5.7 C7 आई थिंक. या ये इसी टाइप का है, माइनस इनफाइनाइट नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 की जगह 1/4 हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इंटू e to the power alpha x square dx. है कि नहीं? सो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे यहाँ पे 5.11 में. v is x square, m by twice k beta t is alpha and dv. Okay? Yes, sir. And the integration is from 0 to infinite. So वहाँ पे half था इस वाले में. Look at this. C7. C7 में क्या था? This is equal to half root over alpha pi by alpha cube. ठीक है? तो यहाँ पे half की जगह 1/4 हो जाएगा because integrand is half. ओके, तो इक्वेशन 5.11 समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So we are able to derive Yes, sir. Maxwell-Boltzmann term in last 3 classes. अब छोड़ दे भाई, हमें आगे भी जाना है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now there is one conceptual part. अब तो हमको ये बताओ कि 5.3 में एवरेज वैल्यू का मतलब आपको पता है. एवरेज कैसे होता है? मान लो आई से कि एक तुम्हारे जो है मैथ क्लास में 10 लड़के की प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 मार्क्स पाए, ये है हाफ. और फिर 20 लड़कों की प्रोबेबिलिटी है कि वो 60 नंबर पाए, दैट इज 0.2. ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगा? 10 into 0.5
प्लस ऐसा करके आप कर सकते हो, माने एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है कैसे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इस प्रोबेबिलिटी देन सम अप, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कंटिन्यूअस वैल्यू में क्या होगा, दिस इज v, दैट मीन्स v और the value expected value multiplied by its probability, then I am integrating it from 0 to infinite, okay। तो ये मेरा ये जो ट्रायंगुलर वैल्यू है दैट इज कॉल्ड आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये दे देगा। ये इक्वेशन कैसे आया, समझ में आया? नहीं, ओके। देखो इसको समझाने के लिए हमको फिर से प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में जाना पड़ेगा यार, कैसे होगा, कहाँ गया टोटल प्रोबेबिलिटी, 1 मिनट। प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, वेयर इज दैट, हाँ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी को हम देते हैं। देखो ये लुक एट द इक्वेशन 3.2, इसमें कोई भी एक वैल्यू का मीन वैल्यू क्या होता है या एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, xi मल्टीप्लाइड बाय pi एंड सम, ठीक है। xi क्या है कि मान लो वही है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड मान लो 10 है और 10 होने की प्रोबेबिलिटी मान लो है 0.1, तो xi इज 10 एंड pi इज 0.1। सिमिलरली मान लो वेलोसिटी होने की चांसेस है 0.2 जब वेलोसिटी है मान लो 30, तो xi होगा 30 इंटू 0.2। तो ऐसा करके पूरा सम अगर करेंगे हम, दैट बिकम्स माय मीन वैल्यू। इक्वेशन 3.2 समझ में आया? यस सर। यस सर। एक बार और सुनो, मान लो कि हमारे पास जैसे ये वाली केस है, पर्टिकुलर टू दिस केस, ठीक है। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड 10 है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, 20 होने की प्रोबेबिलिटी है अगेन मान लो 0.05, 30 होने की प्रोबेबिलिटी है मान लो 0.2, ठीक है। ऐसा एक रेंज है, सपोज फ्रॉम 10 to 100, ठीक है। तो उसका मीन वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू होगा सम 10 इंटू 0.1 प्लस 20 इंटू 0.2 प्लस 30 इंटू 0.05, ठीक है। वैल्यू इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी, सम करते हैं, दैट बिकम्स माय मीन वैल्यू, ओके। ओके सर। तो Yes, वही चीज हम यूज करेंगे इस केस में भी, इंस्टेड ऑफ समेशन आई विल यूज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है, किसी भी चीज की वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं, मान लो उसकी एक पर्टिकुलर नंबर जो और उसकी होने की प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में मान लेता हूं कि मेरी वेलोसिटी है v to dv, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है v, और प्रोबेबिलिटी क्या था, फंक्शन ऑफ f of v dv। तो दैट वाज द प्रोबेबिलिटी f of v dv और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वेलोसिटी क्या था v। तो v मल्टीप्लाइड बाई f of v dv, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to infinite, देन दिस विल गिव मी वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ओके। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम फिर से 5 नंबर पे चले आते हैं। हमको समझ में आ गया कि एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी स्पीड 5.13 कैसे आया, ये समझ में आया, ओके। हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ Yes, से होगा? इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ v dv में v स्क्वायर था, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई, देखो फंक्शन ऑफ v dv में क्या था, 5.12 में v स्क्वायर था, ठीक है। f ऑफ v dv में v स्क्वायर था, इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा v, फाइन। दैट मीन्स v क्यूब के साथ हमको खेलना है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, कैसे, ये देखो। नहीं, इट्स अ v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v, या इट्स v क्यूब। तो v क्यूब अगर होगा उसकी वैल्यू क्या है, ये देखो 0 to infinite x क्यूब e to the power minus alpha x square is 1/2 alpha square, ओके। ये वाली इंटीग्रेशन समझ में आया, माने ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है गॉसियन का।
एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे तो आता है 1/2 अल्फा स्क्वायर। ओके, ठीक है ना? Yes, sir. तो हमारे केस में Sir. क्या था, अल्फा वाज m बाई ट्वाइस के बीटा टी, ठीक है, और x की जगह पे था v। ये बाकी जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दे, तो हमको पता है वो क्या होगा, ठीक है। सो आई कैन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ 5.13, इसको मैं कर सकता हूँ, हाँ कि ना? हाँ, हाँ कर सर। सकता हूँ कि नहीं? हाँ यस सर। और कोई कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल रहा? इसमें Yes, कहाँ sir. अटके हैं, यहाँ पे कहाँ अटके बताओ ना, यहाँ पे कहाँ वही दिक्कत सर हो आ रहा गया, है? समझ आ में गया ना? हाँ तो बस, हाँ। अच्छा बस अब हमको ये बताओ कि यहाँ पे स्पीड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो रही है लेकिन Vx की क्यों नहीं हो रहा? दैट मीन्स इफ आई डू द सिमिलर थिंग विद Gx that becomes 0. Why? So why my 5.5 gives 0? समझ में आ रहा? वो भी वही तो था, Vx multiplied by its probability that is integrated from minus infinite to infinite. माइनस से प्लस इंफिनिटी है। हाँ, तो वो इस चीज को और समझ लो, ठीक है, क्योंकि Vx कोई भी वैल्यू ले सकता है, प्लस एंड माइनस, सो दैट एवरेज आउट टू बी 0। यहाँ पे स्पीड जो है ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेता है, दैट इज वाई इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आपका आएगा 8 kBT/πm, ठीक है, क्योंकि ये चीज बाद में यूज होगा, फिर हमसे पूछोगे कि एवरेज वैल्यू 0 क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, समझ में आ गया? यस सर। Because Yes, we are sir. not Yes, considering sir. we are not considering the negative values, it's just the magnitude of the velocity। तो आज तो कोई क्लास हुआ नहीं, एक भी बच गया, हमारे तो मार डालोगे, ठीक है। तो अभी भी 15 मिनट है, मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, तो फिर क्योंकि मैं ये तीनों क्लास एक ही चीज़ करवा रहा हूँ, मैं चौथा बार नहीं कराऊंगा, तो फिर आगे जो है आप मीन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर सिमिलरली विल बी द एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बिठाओगे, एफ ऑफ भी करोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारे इंटीग्रेशन में क्या आएगा, वी स्क्वायर के ऊपर 4 चढ़ जाएगा, वी टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर समथिंग, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर में ये वाली चीज आएगी, समझ में आ रहा? Yes, sir. अच्छा, Yes, Yes, sir. sir. यस सर, चलो। Yes, sir. सो एवरेज वैल्यू ऑफ v एंड v स्क्वायर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये हो गया तो मैं कहाँ पे हूँ यार, डेरिवेशन ऑफ इट्स वेलोसिटी, यहीं पे 3 क्लास अटक गए, मेरा क्या होगा? अच्छा, तो ये जस्ट पहला वाला पोर्शन है, अभी हम जाएंगे मीन फ्री पाथ में, ठीक है, कोई भागना मत। और मीन फ्री पाथ किस में है? चैप्टर 9 और 8, लेट मी चेक। सॉलिड Sir, 8. डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं कराएंगे, मैं मीन फ्री पाथ इज 8, चैप्टर 8। तो भाई लोग चैप्टर 8 में डिफरेंशिएशन मीन फ्री पाथ आज हम करवा के छोड़ेंगे, वरना मेरा हालत खराब हो सर। जाएगा। जी सर, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन पढ़ लेना अपने से, ठीक है, वो इसी किताब में लिखा हुआ है, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, कुछ कहानी लिखा है, पढ़ लेना भाई, डेरिवेशन को मैं कराने दे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मीन कॉल्यूशन टाइम। अच्छा हाँ, यहाँ पे कौन सा है हमको चाहिए, देख हेडिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ ले, क्या है, मीन फ्री पाथ एंड कॉल्यूशंस, ठीक है। अब हम इसमें आएंगे, दैट मीन्स मेरा ये है मीन फ्री पाथ 0th ऑर्डर, जो तुम्हारा सिलेबस में मीन फ्री पाथ 0th ऑर्डर है, इसको अब हम डिराइव करेंगे। मेन 2 डेरिवेशन, एक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डेरिवेशन, दूसरा मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन, इसके ऊपर बाकी जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है खड़ा हुआ है, जस्ट इन 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास 15 मिनट है, सो आई कैन प्रोसीड समवेयर, ठीक है। तो चैप्टर 8 पे आ गए, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मीन फ्री पाथ को डिराइव करना।
तो मीन फ्री पाथ को डिराइव करने के पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ही यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या किस चीज का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे आएगा मीन कॉलिशन टाइम। मीन कॉलिशन टाइम का मतलब है मान लो दो मॉलिक्यूल से आपस में टकरा रहा, एक बार टकराया, इसके बाद दोबारा जब टकराएगा इसके बीच की दूरी, माने वंस यू हैव कोलाइडेड टाइम स्टार्ट्स नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलिशन। ये जो टाइम है इसको कहते हैं मीन कॉलिशन टाइम। अब इसके किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी पे एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर पे, राइट। तो अब इसको हमको डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे इसको? करने के लिए हम आई होप यू आर इन द क्लास और यू लेफ्ट। क्लास में हो कि भाग गए सब? Yes, sir. अच्छा, Class तो में फर्स्ट sir. हम ये करेंगे कि यहाँ पे कॉलिशन क्रॉस सेक्शन सिग्मा को इंट्रोड्यूस कराएंगे। व्हाट इज अ कॉलिशन क्रॉस सेक्शन? गुड क्वेश्चन। कॉलिशन क्रॉस सेक्शन है कि मान लो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सबसे आसान है, मान लो कूलम्ब्स पोटेंशियल। कूलम्ब्स पोटेंशियल कैसे फॉल करता है, यू नो 1/r², माने उसका फॉर्मूला क्या होता है, q/4πr², ठीक है। एंड यू नो दैट हाउ इट फॉल्स, r² इज अ स्टिफ फंक्शन, r³ इज इवन स्टिफर। सो मान लेता हूं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, मान लो 10 मीटर। तो 10 मीटर दूरी के अंदर अगर मान लो कोई एक चार्ज है, उसमें से कोई दूसरा एक चार्ज पार्टिकल आ गया, तो वो काफी स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि इट्स नॉट लीनियर फॉल, शार्प फॉल, ठीक है। उसके बाद जो है उस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी उतनी इफेक्ट रहती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम इस मॉलिक्यूल को सेंटर में रख के एक तो सिलेंडर बना लेते हैं, व्हाई नॉट स्फीयर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, और मान लेता हूँ 10 मीटर का रेडियस लेके एक सिलेंडर, इसका मतलब है उस सिलेंडर के अंदर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आ गया तो दैट विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फाइन, समझ में आ रहा? सिलेंडर क्यों है, क्योंकि ये मूव कर रहा, स्फीयर होता तो स्टैटिक, ये मूव कर रहा तो ये लंबा सा ट्यूब को ट्रेस कर लेगा। ओके, समझ में आ रहा? सो विथ ईच चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्यों, बिकॉज यू नो because molecules are very small and the main way of interaction is electrostatic। जो भी आप इंटरेक्शन करोगे, जैसे आपने हाइड्रोजन एटम को सॉल्व किए थे, वहां पे एनर्जी क्या था कॉन्सेप्ट क्लास 12 में, कि दे आर क्वांटाइज्ड, वन क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। बाकी डेरिवेशन किसके ऊपर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, राइट। याद आ रहा ना, जो 13.6/n² हम लोग डिराइव किए थे हाइड्रोजन एटम केस में क्लास 12 में। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि एनर्जीज आर इन ए ऑर्बिट, सो दे आर क्वांटाइज्ड, देन डू नॉट रेडिएट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि द मेन इंटरेक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे मेनली कोई भी कॉलिशन प्रॉब्लम जो भी होता है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है। And of course, in some cases, if charge particle are moving, so you have also have a current, so vector potential भी आ जाएगा। तो बेसिकली ये चार्ज के ही इंटरेक्शन होती है, अदर जो इंटरेक्शन है ग्रेविटेशन हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इतना पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। तो कॉलिशन क्रॉस सेक्शन हम क्या कर सकते हैं, एक तो जियोमेट्रिक क्रॉस सेक्शन हम मान सकते हैं। जियोमेट्रिक क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मान लो एक बॉल है, तो दूसरा बॉल इंटरेक्ट करेगा, इसका मतलब है उस बॉल के वॉल्यूम के अंदर अगर कोई पार्टिकल एंट्री करने की कोशिश करता है, देन दैट जो बॉल है वो ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। तो फिजिकल एक क्रॉस सेक्शन है, लेकिन जनरली देखा यह जाता है कि फिजिकल क्रॉस सेक्शन से ज्यादा उसकी इंटरेक्शन पावर है, बिकॉज कूलम पोटेंशियल, अब जितना उस चार्ज के नजदीक जाओगे उस फील्ड जो है बढ़ता जाएगा 1/r²। इफ r reduces, field increases very sharply, we know that। सो फिजिकल जियोमेट्री से थोड़ा सा बड़ा उसकी जो इफेक्टिव कॉलिशन क्रॉस सेक्शन होगी। सो इट्स बेसिकली अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मैं वही चीज समझा रहा हूँ, व्हाट इज अ कॉलिशन क्रॉस सेक्शन, इट्स बेसिकली क्रॉस सेक्शन एंड जो भी इंटरेक्शन प्रॉब्लम है उसके रिलेवेंट है, ठीक है। दैट मीन्स मान लो यहाँ पे हम एक असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं एंड हमने आइडियल गैस कंडीशन ले लिया, दैट मीन्स गैस की जो है कोई वॉल्यूम नहीं है, इट हैज नो वॉल्यूम, फिजिकल वॉल्यूम नहीं है, बट स्टिल इट इंटरैक्ट्स। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिकली। फाइन। तो बिकॉज it has to interact,
ऑल्दो यू डोंट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया, बट कॉलिशन हो रही है, ठीक है, कॉलिशन नहीं होगा तो टेम्परेचर भी नहीं आएगा, फाइन। सो वी अंडरस्टैंड दैट इट हैज अ कॉलिशन क्रॉस सेक्शन सिग्मा, फाइन। सेकेंड हम क्या कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, एंड देन आई नो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो dt टाइम में v कितना ट्रेस कर रहा, v dt, एंड क्रॉस सेक्शन था सिग्मा, फाइन। सो इट हैज ट्रेस्ड अ सिलेंडर लाइक पाइप, फाइन, समझ में आ रहा। इन टाइम t आवर मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं, वो एक, अगर उसकी कॉलिशन क्रॉस सेक्शन सिग्मा है, इसका मतलब क्या है हम बता रहे हैं, जस्ट वेट। सो अगर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को लेके मूव कर रहा, तो एक जो ट्यूब बनाया उसकी वॉल्यूम क्या है, सिग्मा इनटू लेंथ v dt, ठीक है। वो जो पाइप बना उसका वॉल्यूम कितना आया, सिग्मा v dt, ये समझ में आया। यस सर। ठीक है। Yes, sir. और अगर हम कॉलिशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस वॉल्यूम के अंदर अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये समझ में आया। Yes, sir. पहला सबसे Yes, sir. आसान तरीका है कि हम उसको एक बॉल मान लेते हैं, जियोमेट्रिक, फॉरगेट अबाउट इंटरेक्शन। तो ये बॉल ऐसे मूव किया, तो अल्टीमेटली क्या किया, इस बॉल ने एक वॉल्यूम को ट्रेस किया, ठीक है। कैसे, बॉल का मैक्सिमम जो क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन यहाँ आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये जो ट्यूब बना, इस ट्यूब का जो एलिमेंट, उसके अंदर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल बैठा हुआ है तो ये मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कोलाइड करेगा, ये समझ में आता है। Yes, sir. अब हम क्या किए कि ये जो फिजिकल डायमेंशन की जगह पे कॉलिशन क्रॉस सेक्शन ले लिए, बिकॉज माय इंटरेक्शन इज नॉट जस्ट फिजिकल, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है, तो फिजिकल क्रॉस सेक्शन से ज्यादा बड़ा होगा। तो उतने बड़े क्रॉस सेक्शन के साथ हम मूव किए तो ये एक वॉल्यूम को ट्रेस करता है, ये समझ में आया। अब हम कह रहे हैं उस वॉल्यूम के अंदर अगर दूसरा मॉलिक्यूल बैठा रहेगा तो ये मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट पक्का करेगा, ओके। Yes, sir. फाइन। अब Yes, हम आ रहे हैं इक्वेशन, मेरे पास टाइम है, अभी सब चिल्लाने लगेंगे मैथ क्लास है, मैं 5 मिनट लूंगा, नहीं छोड़ो। देखो, अब हम कह रहे हैं व्हाट इज पीटी। पीटी इज प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल डज नॉट कोलाइड अप टू टाइम टी, ठीक है। दिस इज नॉट दैट इट इज कोलाइड, माने इट सर्वाइव कॉलिशन अप टू टाइम टी, ठीक है। इसको कह रहे हैं पीटी। पी इज डिपेंडेंट ऑफ टाइम टी, इसका मतलब है जितना हम टी को बढ़ाएंगे पीटी की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई ये 10 सेकंड के अंदर कॉलिशन नहीं किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 5, लेकिन ये आधे घंटे में भी कॉलिशन नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी और कम होगी, बिकॉज चांसेस ऑफ कॉलिशन इज इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा ना। Yes, sir. सो हम पीटी Yes, sir. से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कोलाइड अप टू टाइम टी, ठीक है, माने अप टू 10 मिनट्स, अप टू 15 मिनट्स। इसके बाद हम कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट इट डोंट कोलाइड अप टू टाइम टी प्लस डी टी, वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी एफ डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। समझ में आया 8.2। Yes, sir. No, sir. Yes, sir. टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी एफ डी एक्स इंटू एच, ठीक है। ये टेलर सीरीज में किसी भी एक फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम किया है, फंक्शन ऑफ टी प्लस डी टी इज फंक्शन ऑफ टी प्लस डीपी डी टी इंटू डेल्टा टी, ओके। 8.2 समझ में आया। Yes, sir. Okay, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम 8.2 के साथ एक चीज को माने एक चीज को हम इंटरप्रेट करेंगे कि फंक्शन प्रोबेबिलिटी दैट इट डोंट हैव कोलाइडेड अप टू टाइम t प्लस dt इज
this event can be written that it has not collided up to time t, that is pt, then it has not collided from t to delta t. समझ में आया? Probability that it has not collided up to time t plus dt, इसको हम तोड़ रहे हैं दो हिस्से में. पहला, it has not collided up to time t, that is p of t, then it has not collided from time t to t plus dt. ठीक है? अच्छा, अब टाइम t to t plus dt को कैसे लिखेंगे? It is equal to 1 minus nv dt. क्यों? इसको अब समझना पड़ेगा. यहां से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम नहीं है. आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट इज द प्रॉब्लम. 1:15 से दूसरा क्लास है ना? यस सर. सो यहाँ पे मैं छोड़ूंगा. एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस बुक फ्रॉम चैप्टर 5 से 4 to 9 बोला था सर आपने. हाँ 4 to 9. तो जो भी है उसको आप ले लो, वरना ये जो मोबाइल में स्टडी हो रहा है इसमें दिक्कत होगी. प्रेजेंटेशन में बहुत चैप्टर 4 to 9 और 5 to 9. 4 ले लोगे तो प्रोबेबिलिटी आएगा. 5 कर सकते हो, मिनिमम 5 to 9 तो चाहिए. 4 में प्रोबेबिलिटी वाली है. प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 4 में है. एंड 5 में मैं आज अटेंडेंस जो है इसको लिया हूँ कि नहीं देख लेता हूँ. व्हाट इज टुडे? आज कितना है? 21 है ना? टुडे इज 21. Yeah, so I have taken the attendance. So you can leave, but please remember कि आप जो है इस किताब का जो है प्रिंट आउट ले लीजिए, so that I can. ठीक है भाई लोग? अच्छा, किसी को और कुछ पूछना है? आई एम लीविंग, डोंट वरी. किसी को और कुछ पूछना है इसमें से कहीं अटका? लैपटॉप में नहीं कर सकते क्या इसको? लैपटॉप अगर है तो आपको ठीक से दिख जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके पास लैपटॉप है बहुत कम है. तो मोस्ट ऑफ देम आई नो आर स्टडिंग फ्रॉम मोबाइल्स, सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू टेक प्रिंट आउट. ठीक है? तब प्रिंट आउट को भी, मोबाइल को भी सामने रखोगे, प्रिंट आउट से पेज को भी आप चेंज करते रहोगे, देन थिंग्स बिकम ईजियर. अदरवाइज पीडीएफ को प्रिंट मोबाइल में पढ़ना टफ है. सो दैट इज द. सर हम लीव हो सकते हैं क्या? आप हाँ 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 लीव हो सकते? या योर नेक्स्ट क्लास स्टार्टेड. ओके, टाटा. ओके, टाटा. यू कैन लीव. टाटा. बाय सर. बाय बाय. बाय सर. बाय. थैंक यू सर.